सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं, पूरा थ्योरी क्लासेस, तो ये जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स है ये आपका दो पार्ट में है। पार्ट ए जो है वो पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का है, जिसमें ये 4 यूनिट दिए गए हैं। ये चारों यूनिट हम लोग बारी बारी कवर करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं। इसके सारे थ्योरी के वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स हैं, वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पे मिल जाएंगे। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स करके यूनिट वाइज पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग पार्ट बी भी कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे पेपर में आप लोगों को टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। तो पार्ट बी में जो यूनिट नंबर ये 5 है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ट्रांजिस्टर बायसिंग का, ये हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक। उसका आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप लोग को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 5 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक्स के थ्योरी लेक्चर्स कवर कर दिए गए हैं। आप जाके वहां से देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे इस पार्ट बी का यूनिट नंबर 6। जो यूनिट नंबर 6 है वो एम्पलीफायर्स का है। अब इसमें जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स, देखिए एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन कई आधार पे कई तरीके से किया जाता है, तो इसमें पूरा एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पे एम्पलीफायर को क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी एंड डी में बांटा गया है। उसी प्रकार नंबर ऑफ स्टेजेस के आधार पे दो भागों में, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज में बांटा गया है। मल्टी स्टेज को कास्केडेड भी बोला जाता है। और कपलिंग मेथड के आधार पे आरसी कपुल्ड, ट्रांसफार्मर कपुल्ड, डायरेक्ट कपुल्ड और एलसी कपुल्ड में बांटा गया है। जबकि नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन के आधार पे वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में बांटा गया है। और फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी के आधार पे इतने भागों में बांटा गया है। ये पूरा एम्पलीफायर का ही क्लासिफिकेशन है। बट कई जो पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा, और भी बाकी भी सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ये यूनिट थोड़ा लंबा चलेगा और हम लोग पहले ये सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज से शुरू करेंगे और सभी प्रकार के क्लासिफिकेशन हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे सीधे जाऊं, पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक पढ़ा देना चाहता हूं, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिंगल स्टेज का। दरअसल ये सिंगल स्टेज के ही टॉपिक में आएगा, ठीक है। ये सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज का मतलब यहाँ पे ये हुआ ना कि देखिए सिंगल स्टेज का मतलब केवल एक ही, इस एम्पलीफायर सर्किट में केवल एक ही ट्रांजिस्टर यूज होगा, ठीक है। जबकि मल्टी स्टेज में क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर, 6 से 7 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करके कई स्टेज में एम्पलीफिकेशन करते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए कि इस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, तो एक ही स्टेज में एक ही ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई करने पे हो सकता है हमारे सिग्नल का एम्पलीफिकेशन उतना ना हो पाए जितना हम डिजर्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में और स्टेज के एम्पलीफायर जोड़ के, कई ट्रांजिस्टर जोड़ के उसको कई स्टेज में एम्पलीफाई किया जाता है। तो पहले स्टेज से जो आउटपुट निकलता है वो अगले स्टेज के इनपुट में जोड़ दिया जाता है, फिर उस स्टेज का आउटपुट अगले स्टेज के इनपुट में जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से कई स्टेज बढ़ा के हम लोग इस एम्पलीफाई सिग्नल को अपना जितना लेवल हमें चाहिए होता है उतना हम लोग एम्पलीफाई कर लेते हैं, तो वो मल्टी स्टेज होता है। खैर क्लासिफिकेशन सिंगल और मल्टी स्टेज का हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मैं आज आप लोगों को स्पेशली फोकस करना चाहता हूं, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपको पढ़ना है। सिंगल स्टेज का समझ लेंगे तो मल्टीपल स्टेज अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो से हम लोग यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर दिए हैं। और चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट। सिंगल स्टेज का ही है। डबल स्टेज का जब जोड़ना हो तो ये जो दोनों लास्ट में आउटपुट टर्मिनल देख रहे हैं, इसी टर्मिनल से आगे एक सेम प्रकार का सर्किट इसी से आगे बढ़ा के और जोड़ दिया जाता है। और देखिए यहां से ये दूसरा, ये 2 टर्मिनल है ना, तो एक मान लीजिए यही एक इतना और सर्किट उठाया जाएगा और इसका ये वाला टर्मिनल उसका इससे और ये वाला टर्मिनल उसका इससे जोड़ दिया जाएगा, तो ये एक और स्टेज का बन जाएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आप लोग को डबल स्टेज का भी सर्किट दिखाऊंगा आगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे फोकस करिए, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ये एक ट्रांजिस्टर है और ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा गया है। और इसमें ये एक बैटरी VCC लगाया गया है। इसी VCC बैटरी से इसकी बायसिंग की गई है। तो अब आप लोग इसका बायसिंग, ये सर्किट देख के जान गए होंगे कि ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है। देखिए आज के समय में जो भी सर्किट मार्केट में आता है या जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है एम्पलीफायर का, उसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग ही किया जाता है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है।
जो लोग पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग एक काम करिएगा, इससे पहले का यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 के प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग, और वहां पे पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में पढ़ा चुका हूं, उसको अच्छे से पढ़ के वापस आइएगा, तब आप लोग समझ पाएंगे कि इस ट्रांजिस्टर में ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल यहाँ पे इस कैपेसिटर C1 से होते हुए बेस से जोड़ दिया गया है। फिर ये सिग्नल इस ट्रांजिस्टर से यहाँ एम्पलीफाई होके इस कलेक्टर से हम लोग वापस एक कैपेसिटेंस C2 लगा के हम यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस सर्किट में ये जो सारे कंपोनेंट लगाए गए हैं R1, R2, RE, CE, C1, C2, इनका क्या रोल है, यही पूरा आज के इस टॉपिक में पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप इनका रोल नहीं समझेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये सर्किट सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, क्यों एम्पलीफाई कर रहा है, क्यों बेहतर तरीके से एम्पलीफाई कर रहा है, अगर ये कंपोनेंट ना होते तो क्या प्रॉब्लम होता, और इन कंपोनेंट के होने से क्या इस सर्किट में बेनिफिट है। तो सबसे पहले देखिए ये बैटरी जो VCC लगा है, तो ये रेजिस्टेंस R1 और R2 इस बैटरी VCC के पोटेंशियल को इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल पहुंचे कि इसका ये इमीटर बायस जो है, सॉरी इमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाए, और इसी बैटरी का वोल्टेज RC से होकर कलेक्टर पे इस प्रकार से पहुंचे कि कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर तभी एज ए एम्पलीफायर काम करेगा जब उसका इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो। अब आप लोग सर्किट देख के बता पाएंगे कि ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो इमीटर N टाइप का होगा, बेस P टाइप का होगा और कलेक्टर N टाइप का होगा। तो यहाँ पे ये बैटरी है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि अब देखिए हमें इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करना है, तो यहाँ पे ये इसका प्लस, ये प्लस वाला यहाँ से ये R1 से होके आएगा और बेस को पॉजिटिव से जोड़ देगा इस प्रकार से, और ये इमीटर जंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेस से इमीटर का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक, और ये N क्या है, ये ग्राउंडेड है, तो ऑलरेडी इमीटर के सापेक्ष में बेस जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो ऑलरेडी BE यानी बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कलेक्टर N टाइप का है, कलेक्टर रिवर्स बायस में होना चाहिए, तो N टाइप को हम यहाँ पे किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से रिवर्स बायस में। समझ में आया, N टाइप को रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव वाला बैटरी का ये RC से वोल्टेज होते हुए आएगा और इस कलेक्टर को रिवर्स बायस कर देगा। यानी एक ही बैटरी से ये R1 और R2 मिलके इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देंगे और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर देंगे। इसीलिए R1 और R2 को पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टेंस बोला जाता है, इसी कारण से इसको। ठीक, अब यहाँ पे ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिर ये कैपेसिटर C1 का क्या काम है। तो देखिए जब यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो यहाँ पे ये कैपेसिटर के माध्यम से इसको बेस से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सिग्नल का केवल AC वाला पार्ट इस कैपेसिटेंस से पास होके बेस पे जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर DC, मान लीजिए कुछ इस सिग्नल में DC कंपोनेंट है, अगर DC कंपोनेंट यहाँ आगे बढ़ेगा तो ये बेस के पोटेंशियल यानी बेस इमीटर जंक्शन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बिगाड़ देगा। तो हम नहीं चाहते कि यहां से आगे कोई डीसी वोल्टेज इस बैटरी के अलावा किसी का आए। सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी इस बैटरी ने बायसिंग कर दिया है इसका, और बायसिंग डीसी वोल्टेज से ही होता है, एसी से वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत वो क्यू पॉइंट फ्लक्चुएट करता है, बट अगर इसके साथ ये कैपेसिटेंस ना लगा होता तो इस इनपुट सिग्नल का डीसी लोडिंग इफेक्ट भी यहाँ पे बढ़ जाता और ये इसका बायसिंग बिगड़ जाता। पर कैपेसिटेंस क्या करेगा, वो अपने अंदर से केवल एसी सिग्नल को पास होने देगा और जो इधर का डीसी है उसको इधर ही ब्लॉक कर देगा और इधर का डीसी इधर नहीं जा पाएगा, जिससे ये कैपेसिटर C1 क्या करेगा, एक यहाँ पे ब्रिज बना देगा। ये ब्रिज बहुत जरूरी है ताकि इस ट्रांजिस्टर का बायसिंग न बिगड़े। अब जब ये सिग्नल यहाँ बेस से जाके इस कलेक्टर पे एम्पलीफाई होके हमें मिलेगा तो भी हम यहाँ पे एक कैपेसिटेंस C2 लगा के आउटपुट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आउटपुट में केवल एम्पलीफाइड एसी सिग्नल पहुंचे। ऐसा अगर आप कैपेसिटेंस ये C2 न लगाते तो ये जो बैटरी का डीसी वोल्टेज है वो इस रास्ते से होके आउटपुट में चला जाता और इस ट्रांजिस्टर की बायसिंग बिगड़ जाती, और इसके अलावा ये डीसी अगले स्टेज में भी जाके प्रॉब्लम करता। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके इनपुट वाले सिरे से और आउटपुट वाले सिरे तक के बीच में केवल और केवल जो डीसी जो वोल्टेज मेंटेन हो वो केवल इसी बैटरी से हो।
VCC प्लस VC, ताकि इसकी बाइसिंग बनी रहे, न तो इधर का डीसी कंपोनेंट आगे जा पाए, न तो इस सर्किट का डीसी कंपोनेंट इससे निकल के बाहर जा पाए, ठीक है, ताकि इस सर्किट का बाइसिंग न बिगड़े। अब समझ में आया? यानी C1 और C2 इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये केवल और केवल अपने अंदर से AC को पास होने दे, जैसे ये इनपुट AC को अंदर जाने दे, और इसी प्रकार ये केवल आउटपुट AC को, एम्पलीफाइड आउटपुट AC सिग्नल को बाहर जाने दे, और DC डिस्टर्ब ना हो। DC डिस्टर्ब होगा तो ट्रांजिस्टर का बाइसिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये C1 और C2 का काम है। अब उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RE का क्या योगदान होता है? देखिए, अगर रेजिस्टेंस RE न लगाया जाए तो ये इमीटर सीधे ग्राउंड हो जाएगा, और इमीटर सीधे ग्राउंड हो जाएगा तो इस सर्किट की स्टेबिलिटी प्रभावित होगी, ठीक है। ये सर्किट जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट जो Q पॉइंट है वो हो सकता है वो सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में चला जाए, ठीक है। इसके लिए आप लोग जाके एक बार ट्रांजिस्टर बाइसिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, यूनिट नंबर 5 में है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, BSc 4 सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट 5 देखिए, वहां पे ट्रांजिस्टर बाइसिंग, वहां पे मैं ऑपरेटिंग पॉइंट, Q पॉइंट सारा कुछ समझाया हूं। तो ये जो RE है ये इस सर्किट को स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस RE के होने से इस इमीटर का पोटेंशियल डायरेक्ट ग्राउंड या जीरो नहीं हो पाता है, यहाँ कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप बना रहता है, रुका रहता है पोटेंशियल, ठीक है। और ये C क्यों लगाया जाता है? देखिए, ये C इसलिए लगाया जाता है कि यहां तक जो AC पार्ट आया है, जो आउटपुट का AC जो आया है वो इस रास्ते न जाए। अगर AC इस रास्ते से होके जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है उस AC को अपने में ड्रॉप करा लेगा, मतलब वो उस AC सिग्नल का ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में बढ़ जाएगा, जिससे हमारा आउटपुट कम हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो AC सिग्नल है वो इस रेजिस्टेंस के रास्ते न जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इसको रास्ता दे देते हैं, इस कैपेसिटेंस के रास्ते। क्योंकि देखिए, कैपेसिटेंस क्या करता है, वो डीसी को रोक देगा लेकिन अपने अंदर से एसी को जाने देगा। तो जो यहाँ पे आउटपुट में एसी सिग्नल आया है वो देखेगा कि इस रास्ते में तो एक रेजिस्टेंस है, तो एसी को ये वाला रास्ता ज्यादा रेजिस्टेंस वाला लगेगा। ऊपर से यहाँ पे हम लोग एक लो रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस लगा देंगे, तो ये एसी इस RE के रास्ते ना होके इस कैपेसिटेंस CE के रास्ते आएगा और हमें आउटपुट में मिल जाएगा। समझ में आया? अगर ये कैपेसिटेंस C न, इसीलिए इसको ना बाईपास कैपेसिटर बोला जाता है, इमीटर बाईपास कैपेसिटर, यानी इमीटर पे सिग्नल को जो है वो बाईपास कर देता है। अगर ये ऐसा ना होता ना तो ये इनपुट जो आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल है वो इस पे आके ड्रॉप कर जाता, मतलब एक तरह से कहिए यहाँ पे आके वो ड्रॉप कर जाना, मतलब एक प्रकार से ये एसी सिग्नल को खा जाता है, ये रेजिस्टेंस RE जो है। समझ में आया ना? रेजिस्टेंस का काम ही यही है, तो इसीलिए ये लगाया जाता है, ठीक है, इमीटर बाईपास कैपेसिटर। इससे क्या है कि इसका डीसी बाइसिंग भी नहीं प्रभावित होता, हमें RE भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक। अगर RE को हटा देंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा इमीटर जंक्शन, और अगर RE लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे आउटपुट को डिस्टर्ब करता है, आउटपुट को कम करता है। तो हमने एक जो है हमें रास्ता मिला कि क्यों ना यहाँ एक और दूसरा रास्ता दे दिया जाए एसी सिग्नल को, जिससे हमारा डीसी बाइसिंग इससे कंप्लीट हो जाएगा, और जो आउटपुट है वो इस रास्ते से आ जाएगा तो आउटपुट भी नहीं डिस्टर्ब होगा। तो ये इसका काम है। समझ में आया? तो ये पूरा ये जो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो सिंगल स्टेज का सर्किट है, इसमें ये सभी कंपोनेंट R1 R2 RE C1 C2 और CE का ये काम होता है। ये लोड रेजिस्टेंस है, किसी भी आउटपुट को रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया जाता है, तो ये तो लोड रेजिस्टेंस है, आउटपुट लेने के लिए लगाया गया है। ये जो RC है ये इसको बाइसिंग का पार्ट नहीं माना जाता है। RC इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ जो कैपेसिटर पे जो वोल्टेज पहुंचे वो उसको हम लोग RC को इस प्रकार से हम लोग सेट करें कि यहाँ पे केवल उतने ही डिजायर्ड वोल्टेज पहुंचे जिससे हमारा कलेक्टर जंक्शन प्रॉपर रिवर्स बायस में हो जाए और हमारा बायसिंग अच्छे से प्रॉपर हो जाए। तो ये इस प्रकार से ये कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट काम करता है। अब यहाँ से आप ये सिग्नल देंगे, मान लीजिए इनपुट सिग्नल है, ये यहाँ बेस से होकर कलेक्टर इंटर से एम्पलीफाई होकर फाइनली आउटपुट पे आपको एक इसी प्रकार का एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाएगा आउटपुट पे। समझ में आया? तो ये इस प्रकार से सर्किट काम करता है। आई होप आपको इसका वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जल्दी से इसका नोट्स वाला सेगमेंट देख लेते हैं। ठीक है, दिस सर्किट शोस ए प्रैक्टिकल सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, सिंगल स्टेज आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक ही ट्रांजिस्टर है। डबल स्टेज में इसी के बाद एक और ये यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा, फिर यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का बेस हो गया, ये इमीटर हो गया, फिर कलेक्टर, फिर सेम सर्किट आगे रिप्लिकेट हो जाएगा। ठीक, वो हम लोग RC कपल्ड एम्पलीफायर में आप लोगों को बना के हम दिखाएंगे सेम सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट्स का सेगमेंट देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखिए इट्स वेरियस सर्किट एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस आर एक्सप्लेन्ड एज। तो जो मैंने अभी आपको सर्किट में समझाया वो पूरा नोट्स के माध्यम से यहाँ दिया हुआ है, बकायदे पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो रिवाइंड कीजिएगा। अब मैं दोबारा इसको बताऊंगा तो ये चीजें रिप्लिकेट होने लगेंगी और आप बोरिंग आपको लगने लगेगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। बस जल्दी से पढ़ देता हूँ। द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड RE फॉर्म द बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन सर्किट। R1 R2 एक्ट्स एज ए पोटेंशियल डिवाइडर टू मेंटेन इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस and collector junction reverse bias, so that the Q point lies in the active region and middle of the DC load line. The resistor RE provides stabilization. That means it does not allow Q point to shift its position due to rise in temperature। कहने का मतलब है प्रतिरोध R1 R2 तथा RE के कारण परिपथ का बाइसिंग तथा स्टेबलाइजेशन होता है। प्रतिरोध R1 तथा R2 पोटेंशियल डिवाइडर की तरह कार्य करते हैं, जिससे इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाता है, जिससे Q पॉइंट डीसी लोड लाइन के मध्य में एक्टिव रीजन में बना रहता है। प्रतिरोध RE के कारण परिपथ स्टेबिलाईज रहता है, जिससे तापमान बढ़ने पर भी Q पॉइंट स्टेबल रहता है। आगे इनपुट कैपेसिटेंस C1, तो मैंने बताया द कैपेसिटेंस C1 इज यूज्ड टू स्टॉप डीसी कंपोनेंट इन द इनपुट सिग्नल एंड इट अलाउ ओनली AC फ्रॉम सिग्नल सोर्स टू फ्लो इन टू द इनपुट सर्किट टू द बेस। If C1 is not used, then the resistance of signal source will be in parallel to R2 and it changes the biasing condition। तो यही तो मैंने बताया कि परिपथ में कैपेसिटर C1 सिग्नल सोर्स के डीसी कंपोनेंट को रोक देता है तथा केवल एसी सिग्नल को ही C1 से होते हुए बेस तक पहुंचाता है। यदि C1 न हो तो सिग्नल सोर्स का प्रतिरोध सीधे R2 के समांतर हो जाएगा, जिससे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का बायसिंग बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है इमीटर बाईपास कैपेसिटर CE। द कैपेसिटर CE इज यूज्ड इन पैरेलल विथ RE टू प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ to the amplified AC signal. If it is not used, then amplified AC signal flowing through RE will cause potential drop across it, thereby reducing the output voltage। मतलब प्रतिरोध RE के समांतर में कैपेसिटर CE लगाने पर एम्पलीफाइड AC सिग्नल को कम प्रतिरोध वाला रास्ता मिल जाता है, जिससे एम्पलीफाइड AC सिग्नल CE के रास्ते से होकर चला जाता है। यदि CE न हो तो एम्पलीफाइड AC सिग्नल को RE से होकर जाना पड़ता, जिससे RE के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता और आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, लास्ट coupling capacitor C2। The capacitor C2 is used to couple one stage of amplification to the next stage। Capacitor C2 allow only amplified AC signal to pass to the output या next stage but blocks the DC voltage, so it is also called blocking capacitor। If it is not used, then the biasing condition of the next stage will be changed। यानी कैपेसिटर C2 का प्रयोग एक स्टेज के एम्पलीफिकेशन को दूसरे स्टेज से जोड़ने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर C2 केवल एम्पलीफाइड AC सिग्नल को अपने अंदर से जाने देता है तथा DC को रोक देता है। यदि कैपेसिटर C2 न होता तो दूसरे स्टेज का बायसिंग बिगड़ जाता। इन कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ए वेरी स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूसेस मच मोर लार्जर चेंज इन कलेक्टर करंट, हेंस वेरी लार्ज करंट गेन इज ऑब्टेन्ड। ये आपको पता है ये कि जो इसमें गेन होता है वो डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। ठीक है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का गेन जो बीटा होता है, तो थोड़ा सा भी ये बेस करंट का जो चेंज होता है वो माइक्रो एम्पियर रेंज का होता है, तो कलेक्टर करंट का चेंज जो है मिली एम्पियर का होता है। तो यहाँ पे मिली एम्पियर बटे माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को आप जब मिली एम्पियर में बदलेंगे तो मिली एम्पियर बटे इसको मिली एम्पियर इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -3 कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर, बट यहाँ पे ये माइक्रो एम्पियर को अगर एम्पियर में बदलिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा मिली एम्पियर बटे 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब यहाँ पे 1 एम्पियर में आप लोग जानते हैं 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर होगा, तो कुल मिला जुला के यहाँ पे केवल 10 टू द पावर -3 जब मिली एम्पियर। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये 10 टू द पावर -3 जब ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर +3, यानी ये जो बीटा है, यानी यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में बेस करंट जरा भी चेंज होगा तो कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में चेंज होगा। यानी जो ओवरऑल आपको गेन मिलेगा, यहाँ से देख पा रहे हैं, जब ये मिली एम्पियर बटे मिली एम्पियर रेंज का होगा तो गेन आपको कितना ज्यादा मिल रहा है, 10 टू द पावर 3 टाइम्स। यानी आपको गेन बहुत ज्यादा मिल जा रहा है ना, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है, ये मिली एम्पियर में।
समझ में आया? तो यही तो एम्पलीफायर का काम है कि आप सिग्नल दीजिए माइक्रो एम्पियर के रेंज का, और बदले में आपको आउटपुट मिल रहा है मिली एम्पियर के रेंज का। तो आपका जो माइक्रो एम्पियर के लेवल का जो इनपुट सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर मिली एम्पियर के रेंज का बन गया। यही तो एम्पलीफिकेशन होता है। देखिए नेक्स्ट है डीसी करंट गेन। तो डीसी करंट अभी तो मैंने आपको बताया, इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। तो कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो करंट गेन होता है या गेन होता है वो बीटा से दर्शाते हैं। तो वो IC बटे IB, ये डीसी करंट गेन। वही AC में लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा चेंज इन लग जाएगा, चेंज, ठीक है। यही देखिए AC करंट गेन, यहाँ पे बीटा AC हमने लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं और जानते हैं बीटा AC की वैल्यू लगभग 150 से 500 के बीच में लाई करता है। अब हम लोग वोल्टेज गेन निकालते हैं। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन AV इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू I यानी आउटपुट करंट है IC, और R आउटपुट मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में आप लोग आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस को डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस तो चलिए एक बार आपको डायरेक्ट मिल भी जाएगा इस सर्किट में, आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए इस सर्किट में ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन इनपुट रेजिस्टेंस में R1 और R2 का कंबाइंड इफेक्ट आएगा, यानी R1 और R2 का जब इक्विवेलेंट इफेक्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा R इनपुट, और RL को ही हम लोग बोल देंगे R आउटपुट। समझ में आया ना? तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे केवल R आउटपुट और R इनपुट समझिए, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे ये गेन देखेंगे तो यहाँ पे VO मतलब V इक्वल टू IR, तो IC इंटू R आउटपुट, और इनपुट करंट IB है तो IB इंटू R इनपुट। अब यहाँ पे हम लोग वोल्टेज गेन इक्वल टू, यही तो होता है बीटा, IC बटे IB ही तो हमारा बीटा है। यहाँ पे देखिए ये लिखे तो थे, IC बटे IB ही हमारा DC करंट गेन बीटा होता है। तो यहाँ पे बीटा इंटू और R आउटपुट बटे R इनपुट को हम लोग रेजिस्टेंस गेन लिख देते हैं। तो ये हो गया वोल्टेज गेन। अब हम लोग पावर गेन निकाल लेते हैं। आप लोग जानते हैं पावर P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I, वोल्टेज इंटू करेंट। तो इसी प्रकार पावर गेन आप निकालेंगे तो पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो यही यहाँ पे निकाल दिया गया है, पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। यहाँ पे देखिए करंट गेन जो है वो बीटा ही होता है, और वोल्टेज गेन अभी आप लोगों ने निकाला बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। तो जब यहाँ पे लिख देंगे तो आपको पावर गेन मिल जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। यानी आप ध्यान दीजिएगा वोल्टेज गेन जो होगा वो बीटा को करेस्पॉन्ड्स करता है, जबकि पावर गेन जो होता है वो बीटा स्क्वायर को करेस्पॉन्ड्स करता है। समझ में आया ना? इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो यही यहाँ पे पावर गेन और वोल्टेज गेन है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट का सिंगल स्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही। अभी हम लोग आगे के लेक्चर में एम्पलीफायर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसमें सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज और जितने भी प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं सब हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।